ज़ाहिर साहब, एज ए कश्मीरी हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से कश्मीरियत की बुनियाद पर, और इसको अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कश्मीरियत की आड़ लेकर बाज़ लोग कश्मीरी होने के दावेदार होते हुए डी ट्रैक हो जाते हैं, और वो जो मकामी सतह के कुछ इश्यूज अगर जनरेट होते हैं, वो दुनिया के हर मुल्क में मसाइल तो होते हैं, कहीं महंगाई है, कहीं बदअमनी है, कहीं पे लाकानूनियत है या कुछ मसाइल हैं, लेकिन एक मुसल्लमा असूल जो हम देखते हैं महज़ब दुनिया का, वो ये होता है कि अंदरूनी मसाइल को अंदरूनी तौर पर हल करने की कोशिशें की जाती हैं। प्रोटेस्ट भी एक राइट होता है सिविल सोसाइटी का कि अपने मुतालबात के लिए वो इसका एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं, जमहूरी रास्ता है। लेकिन उसकी आड़ में कुछ लोग अगर हर मसले का जिम्मेदार कौमी इदारों को बनाना शुरू कर दें और ममलकत पाकिस्तान को हर मसले का जो है वो जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दें, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे एक लहर है जिस पे हम देखते हैं कि लोग जो है वो बगैर सोचे समझे ऊल फूल किस्म की बातें और अजीब तरह के वो जो है वो कमेंट्स पास करते हुए नज़र आते हैं। और ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, इसका सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये हमारी यंग जनरेशन पे पड़ रहा है, और इसका फ़ायदा अल्टीमेटली हमारा एनिमी उठा रहा है, और वो इसको और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बावर करवा रहा है कि जैसे उसके अंदर एक खाना जंगी और इंतशार है। लोग खुद ही आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो मुतनफ़र हैं पाकिस्तान से, हुकूमत से और या कौमी सलामती के इदारों से। तो ये जो नैरेटिव बिल्ड होता जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि एक जिम्मेदार शहरी और इस रियासत का बाशिंदा होने की निस्बत से इस नैरेटिव को किस हद तक इसका तदारुक होना ज़रूरी है, और इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक शहरी की हैसियत से हमारी क्या जिम्मेदारी है? यकीनन हम अपनी जिम्मेदारियाँ कमा हक अदा नहीं कर रहे, लेकिन इसकी कुछ मुख्तलिफ वजूहात है। मैं आपकी इस बात से तो इत्फाक करता हूँ कि जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारे हकूक़ हैं, उसकी जद्दोजहद है, और उस जद्दोजहद को बसा वक़ात जो है, और ज़्यादातर अब जो पिछले 1.5-2 सालों से देखा जा रहा है, उसको एंटी पाकिस्तान किया जा रहा है। मैं आपके सामने हूँ कि मैं इसी छत पे हर महीने बिजली के बिल को एलानिया नज़रआतिश करता रहा। ये जो बाद में मैं गिरफ्तार भी हुआ था, ये उसके पीछे भी वही कहानी थी। मैं जॉइंट एक्शन कमेटी का अपने कलम, अपनी ज़बान के ज़रिए साथ देता रहा, अपने साथियों के ज़रिए एहतजाज को भी मॉनिटरिंग भी करते रहे, उसको में जो हम पॉजिटिव रोल अदा कर सकते रहे वो हम करते रहे, वो हमारी ज़िम्मेदारी थी। वो हम, लेकिन जब हम देखते थे कि जब ये बात कही जाती है कि भाड़ में जाए, हमें पाकिस्तान में आग लगती थी। सच्ची बात, ममलकत खुदादाद पाकिस्तान कोई छोटा तोहफा नहीं है इस धरती पे, इस कुर्राए अर्जी पे। ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारे इस्लाफ ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए। ये अलग बात है कि यहाँ एक दफ्तर में बैठ के एक आदमी जब हमसे बात करता है वो समझता है वो ही बहुत बड़ा फन खान और बाकी हम सब लोग वैसे ही यहाँ फिर रहे हैं। ये अलग बात है, लेकिन हमारा दिल ये समझते हैं कि पाकिस्तान से बड़ी नेमत इस कुर्राए अर्जी पे, इस खत्ते के लोगों के लिए और क्या हो सकती है। जाइए देखिए बम्बई और कलकत्ता में, आगरा में, बनारस में, अवध में क्या हशर हो रहा है मुसलमान के साथ। उसको नमाज ईद नहीं पढ़नी दी जाती। जाके देखिए कि जामा मस्जिद श्रीनगर की तारीखी है, मुकफ़ल कर दी जाती है नमाज ईद के लिए, जुम्मतुल वदा के लिए। ये नाशुक्री है, और यही चीज़ है जो हुकूमत नहीं समझ रही। जब हुकूमत खुद नहीं समझ रही सफ़ीर भाई, मैं दुखी दिल से कहता हूँ, तो आप कैसे लोगों को कहेंगे? ये तो छोड़ें कि ये जो अदारे हैं, ये हर चीज़, अब डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई काम नहीं कर रही पिछले 3-4 सालों से। आते ही नहीं 3-4 बजे तक दफ्तर में, 6-6 दिन नहीं आते, कोई नहीं पूछता चेयरमैन 6-6 दिन ना आए। लेकिन वो यही बात, जब वो भी बात करने के लिए बैठेगा, जब बल्दिया वाला भी जो 11-12 बजे तक नहीं आता, जब एम्स वाला भी जो गायब होता है, जो वानी होता है, जब बात करता है वो कहते हैं जी फौज हमें काम नहीं करने देती। भाई ये नालायकी है हमारे लोगों की। हम अगर अपने जो ही रकीब आता है उसी डेवलपमेंट अथॉरिटी क्यों बोलती है, वो उसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर क्यों काम होता है? उन शोबों में जब मसूद रहमान आता है तो क्यों काम होता है? सिविल है, वो कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, मसूद रहमान आता है, हरकत शुरू हो जाती है। भाई फौज ने आपको कहीं नहीं मना किया, ये ज्यादती ना करें, ये गलत बयानी ना करें। जो हमें वोट देने का हक है वो जनरल यहिया खान ने दिया था। अब कौन बताएगा नई नस्ल को? सारे अपने अपने इक़्तिदार की जंग में लगे हुए, कोई 4 नशिस्तें मांग रहा है, कोई 40 नशिस्तें मांग रहा है, कोई वजारत उज़्मा मांग रहा है, कोई
और जो बना हुआ है उसको तो परवाह ही नहीं है, जो इस वक्त सदर वजीर आजम, उनको परवाह ही नहीं। उन्होंने कभी लोगों को ये नहीं बताया कि 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज ज़लज़ले के बाद अगर मुसल्लह अफवाज पूरी जिम्मेदारियां पाकिस्तान की अदा ना करती, रिस्क लेके अमेरिकन और नेटो को लेके यहाँ पे ना आती इस सरजमीन में, मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, और भाईजान हमें 200 साल लग जाने थे इन मकामी अदारों के रहम करम पे हम रहते, तो ये हाल होना था जो हमारा इस ट्रैफिक इंटरसेक्शन का रेडियो स्टेशन के सामने अगर इसमें मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान ना आती 8 अक्टूबर 2005 के बाद, कौन बताएगा? कोई नहीं बता रहा। ये सियासतदान इसलिए नहीं बात कर रहे। कैसे रहा है मुजफ्फराबाद के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मिलिट्री मॉनिटरिंग सिस्टम, कैसी रही है मुजफ्फराबाद के अंदर यूनिवर्सिटी, मिलिट्री मॉनिटरिंग सिस्टम, और कैसा रहा है यहाँ पे दारुल खिलाफा, मिलिट्री मॉनिटरिंग सिस्टम ने अदल और इंसाफ के फैसले किए हैं अवाम के। उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ना था, यहाँ जनरल परवेज मुशर्रफ ने बाद में इलेक्शन का वोट मांगा, यहाँ जनरल सती ने और जनरल खालिद नवाज, जनरल नदीम ने आकर यहाँ क्या जनरल मोहसिन कमाल ने वोट मांगे थे लोगों से। फौज ने अदल और इंसाफ की बुनियाद पर यहाँ पर ठीक काम किया। काम अगर कोई नहीं कर रहा तो आज़ाद कश्मीर का सियासतदान नहीं कर रहा, जो बरादरी का लीडर है, अंदरून खाना कुंभ और कबीले का लीडर है, जिसका काम सिर्फ बच्चों और बच्चियों और भांजियों और भतीजों की तकर्री है और उनके ठेके हैं। जब वो देखता है पब्लिक प्रेशर आता है वो मोड़ देता है, जी वो नहीं छोड़ दे। भाई आप जायज बात कहें वो सुनते, आप नाजायज बात कहते हैं वो नहीं सुनते। और सबसे बड़ी खराबी जो है वो देखिए, मैं आखिरी बात कहता हूं, आप हम पे भी ये मलबा डाल सकते हैं, हम भी गुस्से में ये बात कहेंगे, उसने ये बात कर दी, इसने ये बात कर दी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कायदीन पे एक अवामी दबाव है, इसके बावजूद देखिए उन्होंने कितना बैलेंस्ड काम किया है, वो वायलेंस से बचने की कितनी कोशिश की है ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने। आप सारी जिम्मेदारी जिस पे कौन यहाँ अब देखेगा, मैं आखिरी बात करता हूँ, कौन यहाँ पर ये इंक्वायरी करेगा कि अगर वफाकी वजीर दाखिला के साथ बैठकर जो चौधरी अनवारुल हक ये ना वो स्टिकर जारी कराते कि रेंजर्स मुजफ्फराबाद में आ रही है, इधर से ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कॉल है, उधर से चला दिया कि रेंजर्स आ रही है। क्या वो मुनासिब टाइम था वो टिकट चलाने का कि रेंजर्स आ रही है? और फिर देखा उस पर नहीं सब्र हो सका तो कहा सोशल मीडिया पे स्पेशल अरेंज किया, जैसे आप और मैं बैठे स्पेशल अरेंज करके कहा अब किसके बाप की हिम्मत है वो आजाद पतनों को आला को रोकेगा। आपने कहा आप बुलाइए गलत, आपने जलती पे खुद तेल छिड़का और आपने नहीं देखा उसके नतीजे में पाकिस्तान के मफाद को कितना नुकसान पहुंचा है सिर्फ एक अनवार और कर्नल वकार के उस गलत हिकमत अमली की वजह से। अगर वही आप रेट्स जो हैं और वही पानी बिजली के मामला, वो बेचारे आपके पीछे 1 साल चलते रहे, उनमें वकला थे, वो मजहब तरीके से आपसे बात करते रहे, समझाते रहे, आपने उनको 1 साल चलाने के बाद आखिर में कहा अब किसके बाप की हिम्मत है कि वो रोक सकता है, रोके क्वाला और इसको, तो बताया ना उन्होंने आपको रोके। एक जुर्म तो नहीं है। आप देखिए कि जब ललकारा के किसके बाप की हिम्मत है, कौन रोक सकता है आजाद पतन, बंद कर सकता है, कौन क्वाला बंद कर सकता है? तो रेंजर्स आ रही है, डराया और अवाम के अंदर नफरत हुई, और अवाम के अंदर नफरत हुई। कोई जरूरत नहीं थी रेंजर्स को अगर लाना ही था उसके और तरीके थे, लेकिन जानबूझ के अवाम को ललकार के चैलेंज करके डराने के लिए वो भूल गया कि ये मुतनाज़ा इलाका, अनवार भूल गया कि ये मुतनाज़ा इलाका है, इसके मुस्तकबिल का भी फैसला होना है। एक एक वोट कीमती है, एक एक बंदा कीमती है। यहाँ ये भाईजान खुशाब नहीं है, ये चकवाल और तला गंग नहीं है, ये आज़ाद कश्मीर है। यहाँ बहुत मोहतात तरीके से चलना है, एक एक आदमी कीमती है। लेकिन क्या किया, इनको डराया और रेंजर्स को सामने लाया, और हम लोग और रेंजर सामने आए, और रेंजर्स का भी नुकसान हुआ। लेकिन हमारे सिर्फ इस शहर के 3 कीमती लाशें उठे, 3 कीमती नौजवान गए, 3 घरों के नौजवान गए, एक हुर्रियत पसंद फैमिली का बच्चा गया, 2 मेहनत कशों के बच्चे गए। कौन जिम्मेदार है? अनवार, वगरना अवाम का रेंजर से कोई झगड़ा नहीं था, ये अनवार सरकार के खिलाफ नफरत थी, वो वहां पत्थर बरसाते रहे। आम आदमी के पास पत्थर होता है, वो बरसाते रहे। वो रेंजर्स पे बरसाने वाला पत्थर रेंजर्स के उस मेरे भाई सिपाही पे नहीं था, ये हुकूमत और इसकी कैबिनेट और इस पे था, ये जिसका नाम चौधरी अनवार और ये जो कर्नल वकार है, इस पे पत्थर मारे जा रहे थे। नतीजे में हमारे 3 बच्चे शहीद हो गए, हमारे रेंजर्स के, वो भी हमारे भाई अजीज थे। वो जो डोडियाल में हमारा एक पुलिस वाला जवान खूबसूरत शहीद हुआ, ये सब हमारे लोग थे। जो रेंजर्स का नुकसान, वो भी हमारे अजीज थे, कोई अजुदा लोग तो नहीं थे। किसकी वजह से हुआ? इसकी वजह से हुआ। क्यों हुआ? ये इसने गलत हिकमत अमली की वगैरह। मैं आखिरी बात करता हूँ साहब, यही वो रेंजर्स थी जो 9 अक्टूबर के बाद
मूव करती है और रास्तों को खोलती है और लोग इन पे फूल फेंकते हैं, इनको निजात दंदा समझते हैं। इनकी जो पोस्ट इस वहाँ वाली मस्जिद के बाद लगती है, वहाँ लूट मार को रोकती है, एक लाश को गिरा देती है, एक लुटेरे को गिरा देते हैं फायर करके। हमारा रेंजर्स का वो जवान, कोई जुलूस नहीं निकलता रेंजर्स के खिलाफ उस वक्त, इसलिए कि ये यहाँ लूट मार हो रही थी। और उस लूट मार को, ट्रकों को, उस लुटेरों को यहाँ से भगाया और ट्रकों को बचाया इमदाद को रेंजर्स ने। तो क्या वजह है? किसी ने तहकीकात की? कोई है इस मुल्क में, मुल्क पाकिस्तान में, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में पता करे कि अक्टूबर 2005 में रेंजर्स आती है तो उस पर फूल बरसाए जाते हैं, और वही जब अनवार के दौर में रेंजर्स आती है उस पर पत्थर बरसाए जाते हैं। कोई है जो इसका आपस में कंपैरिजन करेगा, तजिया करेगा, इनके अवामल का जायजा लेगा, उसका सद्देबाब करेगा? कोई है? लेकिन इस सारे रोकने में पाकिस्तान का बेपनाह नुकसान हुआ, और इस नुकसान का जो जिम्मेदार है वो बदस्तूर आज़ाद कश्मीर का हुक्मरान है। सफ़ीर भाई या बाकी अवाम को इस बारे में क्या कहते हैं? यंग जनरेशन को सर क्या मैसेज देंगे, जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं स्पेशली, जो सम टाइम इस तरह की कमेंट्स भी पास करते हैं जिससे दुश्मन को बोलने का मौका मिलता है, खेलने का मौका मिलता है? ख्वाब गफलत में रहें तो अलग बात। ये देख लें कि अक्टूबर 1947 के वक्त मुजफ्फराबाद क्या था, रावलाकोट क्या था, कोटली क्या था, बीरपुर क्या था, देख लें। आज उसी मुजफ्फराबाद में आप शुरू करते हैं, अम्बोर से एक ब्रिज आता है, छत्तर में इस खिते का सबसे बड़ा जायका ब्रिज आता है, नलूची जिसे ब्रिज कहते हैं। उससे आप आते हैं सैली सरकार के सामने, आपको 3 ब्रिज मिलते हैं। इधर नीचे आते हैं टाली मंडी के सामने, आपको 2 ब्रिज मिलते हैं। चेला बांडी के सामने जाते हैं, आपको एक बड़ा आरसीसी ब्रिज मिलता है। 2 ब्रिज वो जो इस अनवार सरकार ने उड़ा दिया, माकड़ी वाला और चेला वाला, जो नया ब्रिज लगना था, जो है आप उसको देखें। इतनी डेवलपमेंट तो ये देखें ना। अब सारी चोरी भी, बेईमानी भी, हम जैसे नालायक लोग भी सिस्टम के अंदर है, अभी भी नालायक सबसे ज्यादा बातें करते हैं। इसके बावजूद आप देखिए कि इलाके के अंदर तरक्की हुई है, इलाके के अंदर एंड टू एंड 2 इंच असफाल्ट की सड़कें। आप बरारकोट तक मुजफ्फराबाद से जाइए, आपको असफाल्ट रोड नजर आती है। अब बरारकोट से आगे मानसरा की तरफ चले जाइए, कहाँ है वहां पे सड़क? खड्डे ही खड्डे हैं। तो देखिए, ये फौज ने आपको नहीं रखा, फौज ने आपकी, मुसल्लह फौज पाकिस्तान ने आपकी भरपूर आनत की है, जायज मामलात में तायद की है, आपको सपोर्ट किया है, और हमें नाजायज बात नहीं कहनी चाहिए। अगर आज किसी वजह से बाकी बात ना करें, निकल जाए पाकिस्तान की अफवाज, जो कभी हो नहीं सकता, ना होना चाहिए, लेकिन फर्ज कर लेते हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये जो 7 लाख फौज, ये जो यहाँ हमसे चंद मील के फासले पे, ये नौसेरी के पार है, ये चिकोठी के पार है, इसको कौन रोकेगा भाईजान? इसराइलियों को कौन रोक सका है? वो बड़ा इस्लामी मुल्क है मिस्र, वहां साथ। आप पाकिस्तान को हम रोते हैं, जो बड़ा ताकत है मिस्र की, साथ में उर्दन है, साथ में शाम है, ये सारे मुसलमान ममालक है। क्या कर सके? तो वो इतने सारे लोग कुछ नहीं कर सके, तो एक गरीब पाकिस्तान क्या कर सकता है? इस बात को समझना चाहिए। पाकिस्तान एक हकीकत है, और हमने अगर रियासत जम्मू कश्मीर को बचाना है, इसको आज़ाद रखना है, इसको आज़ाद कराना है, इसकी वहदत और तशख़्ख़ुस को बहाल रखना है, तो ये अक्लमंदी का काम भी हम पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी मिल्लत और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मिलकर ही कर सकते हैं। तन्हा अगर कश्मीरी कोई भी काम करेंगे वो खुदकशी होगी।